लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज स्टे विद हज़रत हलीमा, और फिर उसके बाद उनकी वापसी टू मक्का पे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो लिज़ी हेजल्टन कहती हैं कि ये जो दिस न्यू चाइल्ड दैट इज़ कमिंग बैक फ्रॉम द बेडोइन ट्रैक्स ऑफ अरेबिया, तो जब इनको वापस लाया होगा मक्का में, he would have turned out to be more of a Bedouin than a Quraysh. So now he is a hardy boy. वो जो the chubbiness that is associated with that age, that must have gone. वो शहर में ही रह पाती है। ये जो रेगिस्तान की rugged life है, that would have turned this boy into a hardy boy. इनके जो हाथों की लकीरें हैं उन पे अब लिखा होगा, so this child has desert written on his hands. एंड ये जो आके लेस्ली हेजल्टन कहती हैं इट्स ब्यूटीफुल प्रोज, तो ये इन्हीं के वर्ड्स में सुने। तो कहती हैं, डेजर्ट वाज रिटन ऑन हिज हैंड्स, क्रिस क्रॉस्ड विद अ फाइन ट्रेसरी ऑफ डस्ट वर्क डीप इनटू द पोर्स, इन हिज आईज नैरोड अगेंस्ट सन एंड ब्लोविंग सैंड, on his hard-soled feet with widespread toes and deeply cracked heels. तो ये जो कह रही हैं बातें, ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन और उसके बियॉन्ड, उससे आगे भी है। जैसे डेजर्ट रिटन ऑन हिज हैंड्स के, अब इनका तो पहले तो लिटरल मीनिंग देख लेते हैं। लिटरल मीनिंग मतलब अब ये फिजिकली डेजर्ट चाइल्ड है, तो डेजर्ट इज रिटन ऑन हिज हैंड्स। जैसे माउंटेन्स में रहने वाले बच्चे, उनका एक बनावट होता है, ऐसे ही रेगिस्तान में अपनी ये ग्रासलैंड्स में अपना ऐसे होता है। तो ये भी यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। फिर ये उस फिजिकल डिस्क्रिप्शन को थोड़ा बयान करती हैं। क्या हुआ होगा? फाइन ट्रेसरी ऑफ डस्ट, अब रेगिस्तान में धूल वगैरह होती है, ये हम लिटरल मीनिंग की बात कर रहे हैं। तो अब जैसे मान लीजिए हम लोग जो साफ सुथरे माहौल, डस्ट प्रूफ माहौल में रहते हैं, तो वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन। हमारी स्किन में वो जो लाइंस होती हैं वो उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो पाती हैं हमारी स्किन की। तो नो डस्ट एटसेट्रा settles in them, but those that work on things where they would have contrasting material to deal with, say for example ink or soil, so those things get into the pores and make them prominent with time. तो यहाँ पे भी crisscrossed with a fine tracery of dust work deep into the pores. अब आंखें आंखें कैसे होंगी? Now you and me, we are living in a particular environment. There are other people who would be, say, traveling in the desert, so their eyes would get a little narrow because जो सूरज की चकाचौंध है उस पर you would be habitual अपनी आंखों को कम खोलना। अब इतना ही नहीं है कि सूरज की चकाचौंध है, यहाँ पे धूल भी है, तो धूल की वजह से भी आंखें थोड़ी सी you would keep them more shut than open, तो पूरी खुली नहीं है। तो इसी को ये कह रही है कि इन हिज आइज नैरोड अगेंस्ट सन ब्लोइंग सैंड, इसकी वजह से तो इनकी आंखों में भी डेजर्ट इज रिटन। ये डेजर्ट पर्सन की आंखें हैं। और अ, इनके जो पैर, वो कैसे होंगे? वाइड स्प्रेड टोज एंड डीपली क्रैक्ड हील्स। यहाँ पे चलना है, यहाँ पे मेहनत है, मशक्क़त है, तो दिस थिंग हैज़ ए बियरिंग ऑन द हील्स। जो आपकी एड़ियाँ होती है पैर की, तो उस पर these things are bearing, तो you must have seen cracked heels as well, so you must be aware of them. तो जितना आप काम में पार्टिसिपेट करते हैं उतना वो क्रैक्ड हील्स होती हैं, तो यहाँ पे वो हुई होंगी।
एंड वाइड स्प्रेड टोज, ये भी डेजर्ट में this must have taken place. So through this physical description, what Leslie Hazelton is saying that this person has become more of a Bedouin than of a Quraysh aristocrat that he was earlier. So Quraysh के जो टॉप फैमिलीज हैं उनमें से हैं ये, अब ये वो नहीं रहे हैं, अब ये एक हार्डी बॉय की तरह वापस आ रहे हैं. Riding into Mecca on that well-used donkey. Riding into Mecca on that well-used donkey, ये मुझे इससे एक पैरेलल याद आ रहा है बाइबल से. तो हज़रत ईसा के मामले में यहूदियों का मानना था. अच्छा, हज़रत ईसा के मामले में यहूदियों का मानना हो तो हज़रत ईसा भी ईमान लाते नहीं है, तो ये कैसी बात है? अच्छा, बात ऐसी है कि मसीह आएंगे, मसाया आएंगे, ये अकीदा यहूदियों का रहा है. अब जब वो आए हज़रत ईसा, तो उन्होंने उन पे ईमान लाया नहीं, तो दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द मसाया टू कम. तो ये बात है पूरी. तो जब अब उनको, if they are waiting for the Messiah to come, they must have certain prophecies about him, right? कि Messiah जो होगा तो how is he going to be? So all of these things could be. ठीक है, तो बड़ी सारी चीज़ें बताई गई है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा. तो अच्छा, मुस्लिम्स का मानना ऐसी बड़ी सारी प्रोफेसीज के बारे में है कि दीज प्रोफेसीज आर नॉट रिलेटेड टू द मसाया, दे आर एक्चुअली प्रोफेसीज रिलेटेड टू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अच्छा, हमें कौन सा शौक हो गया कि हम साबित करने लगेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है ये, उसको भी जान लीजिए. क्योंकि हमारी क्लेम है कि द प्रॉफिट, दे न्यू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हमारी ये क्लेम है, हमारी ये क्लेम है कि the previous prophets actually told people that Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam is going to come. हमारी ये क्लेम है that he is mentioned in their books. अच्छा, ये क्लेम हमारी कहाँ से आई? पहले तो मेरे लिए तो मैटर ही नहीं करता कहाँ से आई, क्योंकि you know my position. If the tradition says it, खलास, क्योंकि tradition ही end है in itself. तो बट ये कुरान में है, कुरान में है. तो और मुसलमान पहले दिन से इस अकीदे को रखे हैं. तो द सहाबा वुड आस्क द न्यू कन्वर्ट्स फ्रॉम से द जुडायो क्रिश्चियन ट्रेडिशन कि वी हैव बीन टोल्ड दैट द प्रॉफिट इज मेंशन्ड in your books. So what is the mention? So they would sometimes quote something from the scripture, and one of them is a very interesting quote, बिकॉज जब वो कोट करते हैं अपने स्क्रिप्चर को, तो इज़ वेरी, उसका पैरेलल है एक जो बाइबल में हमको मिलता है, आइज़ाया 45 आई थिंक. तो एक एक कश्मीरी स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, उन्होंने उस पर एक छोटा सा वर्क भी लिखा है कि हाउ दिस प्रोफेसी एक्चुअली रेफर्स टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो दैट इज़ द मुस्लिम पोजीशन व्हाई दे वुड से सो. तो बात छिड़ी थी हज़रत ईसा के बारे में, यहूदियों का. सो दे से कि ये मसाया के बारे में है, एंड मसाया अभी आना बाकी है. द क्रिश्चियंस वुड से ये मसाया के बारे में है और मसाया आ चुके हैं. और हम कह रहे हैं मसाया आ चुके हैं, लेकिन ये मसाया के बारे में नहीं है, ये हुजूर के बारे में. ऐसी बड़ी सारी प्रोफेसीज है जिनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हो सकता है ये मसाया के बारे में. अच्छा, हम अपना मुकदमा कहाँ से प्रूव करें, ये भी थोड़ा सा जान लीजिए. इस पर डिटेल डिस्कशन तो नहीं हो सकता, बट थोड़ा सा सुपरफिशियली. जब हज़रत ईसा आते हैं तो हज़रत ईसा से कुछ सवाल पूछते हैं. तो ये न्यू टेस्टामेंट में है, तो उनसे जो सवाल पूछते हैं उनमें से सवाल पूछा जाता है. अब मैं अपनी याददाश्त से बोल रहा हूँ, तो इट कैन भी थोड़ा सा ऊपर नीचे, आप इसको वेरीफाई करें. बट जो आर्ग्यूमेंट है दैट स्टैंड्स, वो क्या है कि उनसे सवाल पूछा जाता है 3 पर्सनैलिटीज़ के बारे में. आर यू ए, आर यू बी, आर यू सी. उसमें से एक है आर यू एलाइजा, आर यू मसाया, आर यू दैट प्रॉफिट. ठीक है, 3 उनसे पूछे गए. तो दैट मीन्स दे आर एक्सपेक्टिंग, द ज्यूज वर एक्सपेक्टिंग 3 डिफरेंट पर्सनैलिटीज टू कम. एक, समवन हु इज एलाइजा, someone who is Messiah, and someone who is that prophet. So that prophet kind of hints that he is different from Messiah, क्योंकि
3 लोगों का जिक्र हुआ. एंड अनदर थिंग दैट इट हिंट्स टुवर्ड्स इज कि दैट प्रॉफिट मीन्स दे न्यू सम काइंड ऑफ प्रॉफिट इज गोइंग टू कम. एंड हजरत ईसा सेज कि आई एम मसाया, खत्म बात. So that prophet is still to come. So that's where we can build our case from. And then, of course, discussion can happen. Who is that prophet? What is his character? So, but that's where it starts from. तो अब हज़रत ईसा की जो प्रोफेसीज हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट में है कि ऐसे होगा मसाया जो आएगा. उसमें से एक प्रोफेसी है कि ही वुड बी राइडिंग प्रोबेबली अ डंकी इनटू द सिटी ऑफ यरूशलेम. तो इट इज सेड दैट जब गॉस्पेल्स लिखे गए, सो जॉन डोमिनिकन क्रॉसन शायद उनका नाम है स्कॉलर का, सो ही वुड से दैट इट इज नॉट हिस्ट्री मेमोराइज्ड, इट इज मेमोरी हिस्टोराइज्ड, और वट एवर द वर्ड्स ही यूज्ड, कि हिस्ट्री को लिखा नहीं गया है, जो चाहते थे कि हिस्ट्री हो उसको लिखा गया है, जो हुआ उसको नहीं लिखा गया, जो वो चाहते थे कि हो उसको लिखा गया. So one of the things that is said is that what these gospel writers did, they took up what was in the Old Testament and referred to Jesus. They made Jesus fit it. And whatever he was riding into Jerusalem, because the prophecy was that he would be riding a donkey, so he would use that. But probably the different authors of gospels had different prophecies in front of them, so they differ on what he was writing. So that parallel जो मुझे याद आया, जिसकी वजह से हम भावनाओं में बह गए, वो पैरल क्यों याद आया, क्योंकि लेस्ली हेजल्टन कह रही है राइडिंग इनटू मक्का ऑन दैट वेल यूज्ड डंकी. और ये जो इमेज है राइडिंग ऑन ए वेल यूज्ड डंकी, ये एक कंट्री बॉय की इमेज है, ये एक सिटी बॉय की इमेज नहीं है. और जब ये शख्स एंटर किया होगा शहर में, तो आप लोग भी जो छोटे शहरों से है या गांव से है, आप वो याद करें जब आप पहली बार किसी बड़े शहर में दाखिल हुए होंगे. मुझे याद है जब मैं पहली बार दिल्ली में दाखिल हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर दैट एक्सपीरियंस, दैट फीलिंग ऑफ सीइंग दैट ह्यूज मेट्रो मैंने पहली बार देखी थी. एंड इट वाज अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस एक तरीके का. देयर वाज दिस staying close to my father कि यहाँ खो सकते हैं, that kind of feeling. So there was this rush of sensations. So that must have been there when the person is entering from an altogether different world to this world. And then what causes that? One of the things that most Kashmiris say, and then they are well aware of this. So those of you who are Kashmiris here, you would be able to resonate with this more. So there's a particular smell associated with this tea. आपने देखा होगा ये. तो जिसको हम कहते हैं कि जम्मू की जो एक स्मेल है, दिल्ली की एक अपनी स्मेल है. So because Kashmiris in particular, I don't know about others, maybe it's true for others, but we are aware of it. We talk about this in our discourse. So when the Prophet would have entered, sallallahu alaihi wasallam, into the city, that smell of the city, उसका भी तारुफ हुआ होगा. He must have seen that, and the sounds and the hustle and bustle of the city. अब शहर और गांव की sounds भी different होती है. So there are different sounds. आप देखे होंगे जब आप say for example call a friend who lives in a village and listen to the background, what's going on. So there are particular sounds associated with cities, associated with villages. तो say for example a crow cawing, तो ऐसे ही किसी गाय की आवाज़ आ गई कुछ देर बाद, कुछ ऐसी आवाज़ें आएंगी, बर्ड्स चर्पिंग एट्सेट्रा, इंसेक्ट्स, ये सारी आवाज़ें आएंगी. तो सिमिलरली जंगल की अपनी एक वो होती है ऑरा. तो अगर आप इफ यू गेट अ चांस टू कैंप समडे, रात में यू वुड बी हेयरिंग सर्टेन काइंड ऑफ वॉइसेस. यहाँ पे शहर में अलग है. तो that's also another encounter he's having. The sounds, the colors.
the colors around, the sheer number of people etc. उनके clothes की जो अब जो काइंड ऑफ ट्रेजिक कि cities used to be the hub of cultures. तो शहर से ही फिर गांव में वो काइंड ऑफ ट्रिकल डाउन होता था हाई कल्चर। तो शहर में ही आप देखते तो फिर वो बड़े ना एम्ब्रॉयडरी होगी, कारपेट्स बनेंगे यहाँ पे कुजीन होगा अमेजिंग, यहाँ पे आर्किटेक्चर अमेजिंग होगा, ख़त्म बन डिज़ाइंस बनेंगे, नक्काशी होगी, पेपर माशी होगी। तो शहरों के लोगों के कपड़े भी बड़े अमेजिंग होंगे, और वो फिर परकुलेट करके वो फिर ट्रिकल डाउन होके गांव तक भी पहुंचता था। लेकिन अब शहरों ने ही अपने खुद को मीडियोकर प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। शहरों में ही बनते थे बड़े कैथीड्रल्स फॉर एग्जांपल, बड़ी मस्जिद, तो ऐसी चीज़ें होती थी शहरों के अंदर। सो दे वुड बी मार्वलस, सिटीज वुड बी ग्रैंड, so you would want to visit the cities, you would meet artisans and artists and all of these people, but not anymore. When you enter into a city, all you see is a jungle, a concrete jungle, boxes के अंदर boxes. So they would, modern man thinks he is free, but he has been caught in a box. He cannot think outside box. And it is literally true about modern man. He is made to believe that he is thinking out of the box, but he is actually literally thinking into a box, in a box. In a box, his room is a box. The table, study table is a box. The phone he is speaking into is a box. His washroom is a box. His wardrobe is a box. Wardrobe के अंदर के compartments are box. The drawers are box. The bottles are boxes. Everything is a box. His cars are now, मतलब वो थार को देख लिया, it's a box. बॉक्स के आगे एक और बॉक्स लगा दिया, थार बन गई. Grace is gone. Now look at how humans are actually. Are we boxes? We are not boxes. We don't have such sharp edges. That's not the contour of our bodies. That's not how God made this world. God didn't make this world box, He made it rounded. So the elegance of meandering curves is gone. So these idiots with no taste for culture, they sit on a table, on around a round table, and they don't see the irony of it, a round table in a box called a hall. And they would sit there on these boxed chairs, and they would discuss the plan for a new city. And what would they do? It would again be boxes. They would carve rectangles on the paper. That's how they would construct your cities, boxes. तो आपके सेक्टर्स फिर बॉक्सेस होंगे, आपके सेक्टर्स के अंदर फिर जो प्लॉट्स होंगे वो बॉक्सेस होंगे, वो प्लॉट्स के अंदर जो घर बनेंगे वो बॉक्सेस होंगे, उन घरों के अंदर जो कमरे बनेंगे वो बॉक्सेस होंगे। आपका बेड एक बॉक्स होगा, उसके सामने एक टीवी होगा जो एक बॉक्स होगा, टीवी के नीचे जो थोड़ी सी वो बनेगी अलमीरा वो एक बॉक्स होगी, आपका मैक का जो डिब्बा होगा वो भी एक बॉक्स होगा, ठीक है, आपके मॉनिटर्स बॉक्स होंगे। तो एवरीथिंग इज अ बॉक्स। आपका ज्योमेट्री बॉक्स होगा, उसके अंदर पेन्स और पेंसिल्स होंगे। सो बुक्स आर शेप्ड एज बॉक्सेस, बिल्कुल। अदरवाइज दे यूज्ड टू बी फाइन आर्टिस्ट के प्रोडक्ट बुक्स एज वेल। तो तो gone are the people of the taste now. When you are living in boxes, surrounded by boxes, you think like boxes. अब तो क्या मैं बोलूँगा, रहने दे। तो अब क्लोथ्स भी में भी वो नज़ाकत चली जाती है फिर। लुक एट वट एवर चिल्ड्रन वेयर और वट वी वेयर, मतलब आई ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन। सबसे मिनिमलिस्टिक और सबसे जो क्लोथिंग का वो डाउनफॉल हुआ है वो रिसेंट सेंचुरीज का है। तो थोड़ा सा भी पीछे जाए, I talk about that Rajasthani turban. Look at the Rajasthani turban. It's marvelous. Okay, you might not be able to marvel it, and once again, the failure of modern culture, that students and young have not even developed taste for culture. तो उसकी वजह से they don't feel इसमें कोई grace भी. And one of the things you would see, look at all the medievals and ancients. You would see them having something on their head. They would have turbans, etc. Different kind of things, but something at least. The Muslims would have caps. तो कश्मीर में एक अपना तरीके का दस्तार होता था,
the Pathans, the Pakhtuns, they would also have their own. The Sikhs, they still wear their own kind of a turban. So everyone had some kind or the other of uh, thing with which they would adorn themselves. But not anymore. Modern man has a t-shirt and a jeans. Now, they cannot even gracefully present their own selves. And that's true for our cities more than it's for our villages. The village people might still have some things जिससे वो खुद को एड ऑन करे थे ड्रेसेस आर स्टिल थोड़े से बिकॉज रहमत और जहमत दोनों पहले शहर पहुंचती है फिर वो गांव पहुंचती है तो अगर रहमत होगी शहर में तो बाद में गांव भी पहुंचेगी और अगर जहमत होगी तो वो भी बाद में तो दोनों में देयर इज अ लैग बिटवीन अ सिटी एंड अ विलेज तो इस मामले में भी and that also tells you the importance of cities in a culture so once cities take a particular shape its surroundings are going to take that shape as well now that tells you the importance of say for example civilizations around cities take for example Kashmir Valley. Kashmir Valley is going to take with time colors that Srinagar is going to take so people of Srinagar their responsibility towards Kashmir increases manifold एंड देन श्रीनगर से उसको कहते हैं सूंठिस विच सूंठ रंग रटन सो one fruit gets its color from another fruit so the other budding towns of Kashmir they're going to look like Srinagar in future say Islamabad Baramulla Sopore Bijbara so they are going to be and then these people they also very important for them to know what they are imitating what they are not so what's happening actually is most of the bureaucrats etc when they are town planning etc where are they getting their hints they are not getting their hints from classics of Muslim world for example not even Muslim world but of the Eastern world they don't have any Eastern conception of town planning it's all Western and because of which they are awed by Amsterdam, they are awed by Tokyo, they are awed by San Francisco, Vegas. They are awed by these bureaucrats and they are awed by London and all of the things they see there. And they come back into their cities in Pune, in say, Mumbai, Srinagar, and then they want an Amsterdam and Srinagar. And uh, you know the result, what happens after that. So, आपका अपना culture भी खो जाता है उससे and the cities are not in sync with people. There's a lag between people and the city. Srinagar is a classical example. Srinagar has cycle tracks now, but people don't have cycles. They use personal transport like cars, but you have provided service. So these things happen. So big cities they would copy bigger cities, and then smaller cities would copy them. So the discussion started with this clothing of people, but this wasn't true for maybe 100 साल पहले भी it wasn't true 100 साल पहले भी people used to dress well they were majestic their clothes would be embroidered they would be worked upon remnants of it exist even today more so with our women folk than with our men folk तो कश्मीर में अभी भी तिल्ला लगाते हैं तो आपने सुना होगा फेरन पे या फिर कपड़ों पे भी काम करती हैं अभी हमारी लड़कियां एंड वुमेन तो the prophet when he would have entered into this city he must have seen this as well seen what seen this ये जो sophistication है शहर की ये भी उन्होंने देखा होगा he must have seen the smoothness of their skin the smoothness of skin refers to जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं ना प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में जहाँ पे आप रगिड टेरेन के साथ डील नहीं कर रहे होते या फिर आपके जो काम होते हैं दे आर नॉट फिजिकल कम है तो जिसमें आपका स्किन कम इन्वॉल्व होता है फिजिकली सो टीयर्स कम होते हैं आपके स्किन में सो द स्किन काइंड ऑफ टर्न्स आउट टू बी स्मूदर एज कम्पेयर टू अदर्स तो इस वजह से भी आप देखेंगे द पीपल ऑफ सिटीज हैव डिफरेंट काइंड ऑफ tinge on their skin the agricultural skin is a little different so both have their own beauties which you would now be able to appreciate
if you concentrate इस पे थोड़ा सा, तो the prophet must have seen this contrast between what he has been till now and what he is seeing. And then notice it's his own city actually, Mecca. So uh, Leslie Hazelton says कि अगर ऐसा है तो one can think that he would have shrinked back. He would have, मतलब जब वो think of a mother and a child, they are entering such a city. And this is ये एक छोटा बच्चा है, so this is like 5 years old. And what kind of scene do you think? What you think of at such a moment, that child would, वो थोड़ा सा छुप जाएगा अपनी माँ के पीछे, वो थोड़ा सा रिलक्टेंट और हेजिटेंट होके आगे चलेगा. So Leslie Hazelton says one imagines him shrinking back. He would be clinging to his mother's skirts as they entered Amina's house. तो कहाँ जा रहे हैं? हजरत आमिना के घर. Though more likely he stood straight and tight-lipped in a young boy's imitation of the stoicism so admired in the desert. कैसे खड़े हैं? हजरत आमिना के घर में दाखिल हुए हैं. He must have stood straight. Why? Because he is no more a chubby Meccan boy. No, he has left that age. He is a what can we call him? He is a young adult. He is a boy age के perspective से, but his temperament is manly now because desert has taught him. So he'd be standing straight. But he is tight-lipped, खामोश भी है, क्योंकि ये भी अदा एक आई होगी इनके अंदर, और ये खामोशी इनके यहाँ बड़ी एडमायर्ड है, स्टोइक खामोशी. स्टोइसिज्म ये एक फलसफा रहा है पास्ट में ग्रीक्स के यहाँ. तो ये इनके यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ऑन कामनेस, ऑन पीस. तो ये बड़ा अच्छा फलसफा है. तो इसकी वजह से पीपल हु आर अनविलिंग टू चेंज, उनको स्टोइक कहा जाता है, क्योंकि दे आर एट. अब ये देखिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पीस के साथ हमेशा स्थिरता, हिंदी हिंदी में स्थिरता कहेंगे, पीस इन इंग्लिश, कामनेस इन इंग्लिश, हमारे यहाँ सुकून कहेंगे. सो ऑल ऑफ दीज आर एसोसिएटेड विद स्टेइंग एट वन प्लेस, एक जगह खड़ा होना, वन. तो स्टोइक, सो पीपल हु आर अनविलिंग टू चेंज, ऐसे भी इसको यूज़ किया जाता है. अदरवाइज इट्स अ फलसफा इन इट्स ओन राइट. और इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो ये भी हम देखेंगे, स्टोइसिज्म को पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो व्हाट चेंज डज इट मीन टू एंटर हज़रत हलीमा's हाउस? तो instead of what he was used to, he would now be sleeping within hard stone walls. इससे पहले the sky was a canopy. इससे पहले there was animal warmth. There was softness of camel hair tent. यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे he would be sleeping with a stranger mother instead of a huddle of foster brothers and sisters. इससे पहले भाई बहन थे आसपास, जो अब हम जानते हैं foster brothers or sisters थे. We don't know whether he would have known it at that moment when he was growing up with them. जिस बच्चा होता है छोटा, खेल रहा होता है सबके साथ, उन्हीं के साथ उठ रहा है, बढ़ रहा है, जो वो खा रहे हैं ये खा रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं ये कर रहे हैं. So he might not even have realized or felt what it means to have a foster brother or a foster sister. They were like brothers and sisters. Now instead of, और उन्हीं के साथ उठते बैठते होंगे, सोते होंगे, and all of a sudden he's shifting from their warmth, their embrace, to a stranger mother. Now why is Hazrat Amina being called a stranger mother here? Because this is not a mother he has known. Otherwise, ये उनकी असली माँ है, Hazrat Amina. But the Prophet hasn't known her yet. He has to have felt hemmed in those walls. Restrict किया होगा इनको. ये सोचते होंगे कि how would people even breathe inside them? बेडोइंस के लिए तो मक्का पूरा शहर ही
सफोकेटिंग था कि कैसे रहते हैं लोग इस शहर में, चारों ओर पहाड़ क्या, दे वर यूज्ड टू ओपन एयर, जहां तक नजर जाए, they were used to open horizons, they would see the sun rise. But these are people, they would say, how are you able to live within these walls? And the Prophet is living with them now, sallallahu alaihi wasallam. So Leslie Hazelton says he has to have felt hemmed in by those walls, as Bedouins always have, and hemmed in too by the mountains that practically encircled the city, creating the hollow of Mecca. ये hollow of Mecca इन्होंने inverted commas में रखा है, that means it's a term that is used for it, मक्का के लिए. तो इसका पैरल कुरान में भी एग्जिस्ट करता है, वैली ऑफ मक्का, तो उसी को इन्होंने हॉलो ऑफ मक्का कहा है. तो अगर आपका कभी मौका मिले मक्का जाने का, आप मोस्ट प्रोबेबली बस से ही एंटर करेंगे, अगर किस्मत में हो तो दिन में एंटर करेंगे. तो जब आप एंटर करेंगे आप देखेंगे कि एक रिंग्ड सिटी है. सो देयर इज अ माउंटेन, यू क्रॉस द माउंटेन, देयर इज अनदर माउंटेन लाइक फ्लावर, जैसे रोज होता है ना, सो देयर आर दीज पेटल्स एंड देन देयर इज अंदर का स्टॉक. तो वैसे ही ये है मक्का का शहर. और अगर आपकी वाबस्तगी रही है या फिर इंटरेक्शन कभी रहा है ऑफ पीपल ऑफ nomadic origins or people of mountains or forest people, it's difficult for them to understand how are people able to live in the same house for their entire life. How are they able to change themselves? So these people, the Bedouins, they must have been feeling the same things, because that's what is common to all such living. Okay, how can one live in such a uh, kind of suffocating place? So the Prophet must have also felt burdened by it, surrounded, that these walls restrict me. तो हम टहल के कहीं भी चले जाते थे, बट अब दरवाज़ा ओपन करना पड़ता है पहले. एवरीवन कम्स टू नो. So there is this difference. The stars, जो when they would have lied down और अपनी आंखें खोलते, ऊपर क्या था, तारे थे. But all of a sudden these stars are distant away. You have to make an effort to look at them now. You have to go out of your way. You have to move out and then look at them. And then the haze of the city. The city haze would make it difficult. Now, when was the last time you looked at stars? Think about it for a while. Those of you who live in cities, सोचिए ज़रा आपने कब देखे. एंड फॉर विलेज पीपल एज वेल, नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, काफ़ी टाइम हो गया, बट स्टिल जब कभी कभार तो पड़ ही जाती है आसमान की तरफ नज़र, और कुछ एक तारे तो दिख ही जाते हैं. तो but I'm sure that's not true for every one of us if you think about it. So that must also have been a big change. And in deserts में, when the weather is clear, तो the stars are clearer. तो clear, बिल्कुल सामने आपके. अब अगर clear होगा भी मक्का में, but there's still a ceiling. You cannot see through. So, and the haze of cities and medieval cities की अपनी एक haze होती थी, because lot of burning would take place. अब तो because of certain other जैसे electricity या फिर पेट्रोलियम गैस, इसमें स्मोक कम होता है, तो उसकी वजह से ये चीज़ें कम हो गई. अदरवाइज अगर आपने मिडिवल एरा पे बेस्ड मूवीज देखी होंगी, तो यू मस्ट हैव सीन दैट हेज सराउंडिंग द सिटीज. तो यहाँ पे भी वो रहा होगा. सो ही वुड हैव लॉन्ग्ड फॉर द प्योर एयर ही वाज ब्रीथिंग. ही मस्ट हैव लॉन्ग्ड फॉर द ओपन स्पेसेस ही वाज यूज्ड टू. He must have experienced a kind of loneliness. He would never have known such a loneliness. वहाँ पे उसके भाई बहन थे उनके, जिनके साथ he would have talked, he would have उठते बैठते होंगे, वो अपना जो बचपना भी होता होगा वो भी उनके साथ उन्होंने किया होगा. यहाँ पे उनमें से कोई भी चीज़ नहीं है. There's nothing of that sort here. And at the same time, इसका मतलब it's a very contrasting feeling. डेजर्ट में जो साथी थे यहाँ नहीं है, और डेजर्ट का जो सॉलिट्यूड है उसका ऑपोजिट है यहाँ पे. यहाँ पे सब हैं.
तो इन अ वे यहाँ पे सब है, लेकिन जिनसे मैं चाहता हूँ वो नहीं है। यहाँ पे ऐसे हाल है। सो द सॉलिट्यूड ऑफ डेजर्ट ही इज फेमिलियर विद, बट दैट काइंड ऑफ सॉलिट्यूड इज नॉट एग्जिस्टिंग इन दिस सिटी। यहाँ पे एवरीथिंग इज सो मच पैक्ड टुगेदर। यहाँ घर के साथ एक और घर है, यहाँ कोई गैप नहीं है। और यहाँ पे इंसान आइसोलेट होता है भीड़ के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो देयर आर डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन इंग्लिश, और एंड दिस मीनिंग कम्स आउट वेरी ब्यूटिफुली। सो ही इज नॉट अलोन, ही इज लोनली। So शहर में यू आर नॉट अलोन, यू आर नेवर अलोन, इट नेवर लीव्स यू अलोन, द सिटी, बट यू आर ऑलवेज एंड perpetually lonely. That's what it does to you. And the village life is opposite to it. I'm not at all saying that city life is is somehow as a whole lesser than village life. I don't mean that at all. Cities have their own unique things that they present to humans. They develop a different kind of human, and different does not necessarily mean bad. But once we understand our own lives, those of us who live in towns, in cities, it's better. We are better able to appreciate what others live like, and we are also able to better guide our lives to the destinations we want for it. तो इस वजह से it's important for us to understand all of these things. So in the city you would never be alone. You would never be alone, but you would always be lonely. In the village it's opposite. You would always be alone, but you never feel lonely. So, because it's an organism. A village is an organism. City is not an organism. City is a machine. मशीन में हर एक चीज़ अलग होती है, हर एक पार्ट अलग होता है, वो खुद से वर्क करता है. बट इन अ विलेज इट्स अ टाइटली knit bond between everyone knows everyone kind of feeling. So among the people who were supposed to be his own, he would have found himself as a stranger. Then Leslie Hazelton says, just the way he talked marked him as an outsider. अब क्या हुआ फर्दर? अब तलफ़ुज़, बोलने का तरीका, इनका जो एक्सेंट रहा होगा, इनके जो जेस्चर्स रहे होंगे, वो भी डिफरेंट रहे होंगे. एंड दीज मस्ट हैव बीन मॉक्ड बाय अदर बॉयज टिल ही वुड हैव लर्न द कुरैशी वंस लेटर. ये जो बात लेस्ली हेजल्टन कह रहे हैं, कहीं पे रहे होंगे हमारे सोर्सेज में ये बात. अदरवाइज इससे पहले जो इन्होंने, मैंने इससे पहले भी इसका जिक्र किया है, इन्होंने नॉवेल की तरह लिखा है इसको. तो शी हैज़ टू सप्लाई अ लॉट ऑफ मटेरियल विच डजंट एग्जिस्ट देयर. जैसे यही कि ये शहर की चकाचौंध, ये कहीं हदीस में नहीं होगा कि जब वो आए थे तो वो हज़रत हलीमा के पीछे खड़े थे, ये कहीं नहीं होगा. शी इज़ ट्राइंग टू क्रिएट दैट इमेज, बट दिस इज़ नॉट दैट. दिस इज़ एडिशन ऑफ ए फैक्ट. ठीक, तो दिस इज़ अ लिटिल डिफरेंट. तो आई एम अज्यूमिंग कि शी हैज़ नॉट इन्वेंटेड इट. I'm assuming that she must have found it somewhere in the Islamic sources that this could have happened in his childhood, that probably his gestures would have been mocked by other boys. Ke, why is he behaving like a Bedouin? तो जो रहता भी है शहर और गांव के तौर तरीकों में, और फिर people from cities, they would look on the village way of doing things in a particular way, which is usually मतलब they don't look at it very high, so most of the times. So a certain weariness crept into the corners of his eyes, and his smile became tentative and cautious. Even decades later, hailed as the hero of his people, he would rarely be seen to laugh. अब ये देखिए, ये फिर से उस चीज़ की मिसाल है कि सेक्युलर अंडरस्टैंडिंग और मजहबी अंडरस्टैंडिंग. तो व्हाट शी इज सेइंग इज कि ये सारा जो इफ़ेक्ट है उनकी साइकोलॉजी पे, ये ऐसा रहा होगा कि एक वेरीनेस ये इनकी आंखों में दाखिल हो गई होगी कि एक लैक ऑफ एक्सेप्टेंस देख रहे होंगे वो इस शहर में. और देयर वुडंट बी टू मेनी रीजंस फॉर स्माइलिंग, एंड देन व्हेन देयर आर मोमेंट्स ऑफ स्माइलिंग,
Being a Bedouin boy, he would not have known the appropriate moment of smile. His smile would always be tentative. He would have been reluctant even at laughing. He would have thought that even his laugh might be taken as something that can be poked fun upon. And because of that, he must have developed a habit of not laughing but smiling. That's what Leslie Hazelton says. But how do we look at it? We know that he would not laugh the way people do. वो बहुत ज़्यादा जोर से हंसते नहीं थे. People were मतलब हम ऐसे हंसते कि even the last molar would be visible. So that's not our Prophet sallallahu alaihi wasallam. So what is that then? So we believe that Prophet is the pinnacle of etiquette. And we believe that it's fine etiquette not to laugh loudly. It's a finer etiquette. तो यही हमें भी सिखाया जाता है, राइट? एंड दैट्स व्हाई इवन इफ वी आर, जब हम हंसते हैं जोर से तो वी कवर आवर माउथ. तो वी प्रेफर स्माइलिंग देन लाफिंग. एंड एक्सेसिव लाफ्टर इज डिसलाइक्ड अपॉन इन इस्लाम. अगर आप लोगों को ध्यान हो, अगर अपने मम्मी पापा के सामने आपने ज़ोर ज़ोर से हंसा तो आफ्टर सम टाइम दे वुड स्टॉप यू. क्या एनफ हो गया, मतलब इतना हंसता एनफ है. तो सम पीपल वुड से आउज़ु बिल्लाह आफ्टर दैट. सो व्हेन दे वुड बी लाफिंग लाइक मैड. तो दोज थिंग्स टेल यू कि लाफिंग का भी एक लिमिट है एंड विद इन द लिमिट्स ऑफ डिसेंसी. So we look at it like that it's etiquette. It's etiquette of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's not something forced upon him by habit. The another aspect of it is psychological determinism that modern era has fallen into, in which people are absolved of all responsibility towards their lives. Why? Because something happened in their childhood which made them the way they are now. Could be true, but we cannot absolve people of responsibility. You're responsible, you can take care of your lives, get up and get your act straight. So he was a Quraysh and he was a Hashim within Quraysh, yet his existence somehow appeared to him did not count. Quraysh सबसे important tribe है प्रोबेबली पूरे अरेबिया का. और कुरैश में भी ये कोई आउटस्कर्ट्स पे रहने वाले नहीं है. ये बनु हाशिम है, ये सेंट्रल है. इनके साथ बनु उमैया है. ये ऐसे सेंट्रल क्लान्स हैं. ये कोई आउटस्कर्ट्स में फ्रिंज लोग नहीं है. येट दिस पर्सन वाज seeing that he somehow doesn't count. Why would that be? We talked about it in an earlier session that he's born an orphan, and it's not an orphan's world. It still isn't. So it's tough for an orphan to be seen. एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे आपकी डेफिनेशन ही क्या है, आप किस घर में पैदा हुए, हु सायर्ड यू. और इनकी जो तकदीर है, it has been sealed and it is haunted by his father's absence. So what's a definition? Definition is place in a bigger set and present a differentia. बड़े सेट में प्लेस करो और उसकी डिफरेंस बताओ बड़े सेट से है क्या, व्हाट मेक्स इट यूनिक. ठीक है, यही होता है ना. जैसे व्हाट्स ए स्क्वायर, हम स्क्वायर कहते हैं वो 4 साइडेड क्वाड्रिले, ये इट्स अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल एंड वन एंगल 90 डिग्री. यही तो इट्स ए 4 साइडेड फिगर. दैट मीन्स इसका जॉनर, जनरा, जीनस है 4 साइडेड, दैट इज क्वाड्रिलेटरल. हमने इसको क्वाड्रिलेटरल वाले ग्रुप में डाल दिया. और यूनिक क्या है इसमें, सारे साइड्स इक्वल है, 90 डिग्री एक एंगल है. ऐसे ही आप बोलते हैं. ठीक है, तो हर चीज़ की डिफिनेशन. दिल्ली इज़ ए सिटी इन इंडिया. ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है यूनिकली दिल्ली को पॉइंट आउट नहीं करती. पुणे इज़ ऑल्सो ए सिटी इन इंडिया, मुंबई इज़ ऑल्सो ए सिटी इन इंडिया. ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स ए सिटी इन इंडिया विच इज़ ऑल्सो कैपिटल ऑफ इंडिया. तो आपने इसको ग्रुप ऑफ सिटीज़ में डाल दिया और फिर इसका यूनिक फीचर बताया, कैपिटल ऑफ इंडिया. अब ये मुंबई नहीं है, पुणे नहीं है. ठीक है, तो मुंबई इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया. सो यू प्लेस्ड इट इन द ग्रुप ऑफ कैपिटल्स. तो कैपिटल्स तो लेकिन 2 है, तो मतलब कैपिटल पॉलिटिकल कैपिटल हो सकती है.
अब फाइनेंशियल बोल दिया, दैट मीन्स यूनिक टू इट। ह्यूमंस को भी ऐसे ही डिफाइन किया जाता है, जैसे ये है से ही इज शाहरुख खान, सो ही बिलोंग्स टू खान एंड ही इज शाहरुख, दैट इज व्हाट मेक्स हिम यूनिक। तो इसमें भी द फैमिली यू बिलोंग टू गिव्स यू आइडेंटिटी, हर मामले में यही आइडेंटिटी देता है। एंड ही सीम्स टू बी, he could have been, who knows, Muhammad bin Abdullah probably. So people would call him Ibn Abdullah, the son of Abdullah, but he is son of so and so, he is son of so and so, she is son of so, daughter of so and so. But this person doesn't have his father around. So he must have been haunted by that as well. Even if he had no words for it yet, he must have sensed that he would have to prove himself again and again in this scenario. He must have always been wondering, okay, what's his purpose? Where does he fit in? This was what it meant to be an orphan. ये है एक ऑर्फन की जिंदगी एक ऐसे शहर में, जो एक चाइल्डहुड की केयरलेसनेस होती है, जिसको केयर फ्री होना हम कहेंगे, जिसको फिक्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि पापा संभाल लेंगे, अब्बू संभाल लेंगे, बच्चे को फिक्र नहीं होती इस चीज की। बट दिस लाइफ विदाउट केयर वाज नेवर हिज। He could never have been like that. No one is going to stand by your back. You're of your own. Now this burden that your father carries on his shoulders and your mother or whosoever is behind you, this you would realize only when they are not. Some walls that carry the load, they don't seem to be carrying the load. And once the walls are gone, you realize all the weight they were carrying on themselves. The walls in your house, if you look at them, they look like ordinary walls. And then sometimes कोई एक brick आप निकाल देते हैं and you see a crack developing in this slab and you realize, oh my god, ये क्या carry कर रहा था. And families where their fathers pass away, all of a sudden the child knows all that was held by that one node. सुबह की रोटी, राशन घर का, बिजली का बिल, वाईफाई, फैसला ये तो इतना बर्डनसम होता ही है, फैसला लेना हर दिन कि करे या नहीं करे। और ये छोटे ये वो वाले फैसले नहीं है चिकन बिरयानी ऑर्डर करे या मोमोज खाए। ये फैसले में भी कंसिस्टेंसी के साथ जब ले तो एक फैटिग क्रिएट होता है। लेकिन जो रियल लाइफ के फैसले होते हैं ना, जो ये बहुत मुश्किल होते हैं लेने, शादी का फैसला फॉर एग्जांपल, नॉट एन इजी वन टू टेक एंड देयर समवन टेकिंग इट फॉर यू। घर का कंस्ट्रक्शन कैसे करे, वंस मेड इट्स मेड, ये सारी चीज़ें कि पब्लिक डीलिंग फॉर एग्जांपल, योर फादर डज इट, योर मदर डज इट फॉर यू। तो वंस दे आर गॉन यू रियलाइज कि क्या क्या था। हॉस्पिटल ले जाना, when life is at stake, you realize at that moment कि oh, father used to be there to do this. So dealing with a family death for example, so all of these things, and these are taken for granted. हम कहते हैं कश्मीर में बुआ नहीं मलिस कहते हैं ना, जब हमको कोई बाहर से फॉर एग्जांपल मार्केट में if someone doesn't treat us well, so we are like कि मैं अब्बू को बताऊंगा, and you come back घर पे गुस्सा होकर and you tell your father that someone did this to you, but there is no one at home. यहाँ पे कोई है नहीं घर पे जिनको कहा जा सकता है आज ऐसे हुआ. There is no one to defend you in the marketplace. There is no one there. So he would never have had that. He would never have taken anything for granted. Yet this was precisely the key to the man he would become. Leslie Hazelton says that this is where the key is. Now this is important to understand. Leslie Hazelton places huge emphasis on him being an orphan. इसी वजह से इन्होंने जब अपनी बुक के कंटेंट्स को डिवाइस किया, द फर्स्ट इज़ ऑर्फन, तो इस पे वो बहुत डिवेल करती हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें जो बाद की हैं उनको डिराइव करेंगे उनके ऑर्फन होने पे. Those who are comfortably established in life tend to have no need to ask what it means.
मछलियाँ पानी के बारे में सवाल नहीं पूछती होंगी ज़्यादा, महसूस ही नहीं करती होंगी उसकी प्रेजेंस कभी कि ये है भी, the way we do not recognize air around us because we are in it. तो जब जिनकी ज़िंदगी बड़ी कंफर्टेबल होती है, जो अपनी ज़िंदगी में बड़े अच्छे से एस्टेब्लिश्ड होते हैं, उनके लिए ये सवाल शायद ही कभी ज़िंदगी में आए कि इसका मतलब क्या है। वो उस कॉरपोरेशन, उस कॉरपोरेट के इनसाइडर्स है, उनके लिए चीज़ें वैसी ही हैं जैसी वो होनी चाहिए थी, ऐसे ही तो होता है, क्योंकि उनको नहीं पता कि ऐसे नहीं भी होता है। उनके लिए स्टेटस को कभी क्वेश्चन नहीं हुआ होता है, उनके लिए वो अनक्वेश्चनड होता है, और बिकॉज अनक्वेश्चनड होता है वो अनसीन भी होता है। इट इज दोज हुज प्लेस इज अनसर्टन, वो अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे यूजुअली द माइनॉरिटीज प्रोड्यूस ग्रेट स्कॉलर्स, they produce great thinkers, so they come from a kind of fringe. It is those whose place is uncertain, वही अपनी एग्जिस्टेंस में अनईजी होते हैं, वही पूछते हैं, उन्हीं के पास ज़रूरत होती है पूछने की why, and who often come up with the radical new answers are these people, जो fringes पे होते हैं, जिनकी ज़िंदगी for granted नहीं होती, they are not living their lives as safe as others. This brings me back to that, वही वो पुरानी बात, उसको याद रखेगा, the cycle of fortune. Hard times they create strong men, and these strong men then create good times, but good times create weak men, and weak men create hard times, and then these hard times would again create strong men. समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है, तो there is nothing to despair in this world. What goes up comes down, what comes down goes up, and the circle continues. कहती हैं कि साइकोलॉजिस्ट ने पॉइंट आउट किया है एक बड़ी रिमार्केबली लॉन्ग लिस्ट ऑफ हाई अचीविंग इंडिविजुअल्स जो बचपन में ऑर्फन हुए थे। कन्फ्यूशियस, मार्कस ऑरेलियस हमें पढ़ने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। विलियम द कॉन्करर, कार्डिनल रिशेलू, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, द मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन, लॉर्ड बायरन, आइजक न्यूटन, फ्रेडरिक नीशे। कहती है कि हमारी हिस्ट्री में there are people who have had enormous influence on humanity. They were orphans. And then she adds to it, and possibly Jesus. अब पहले तो हज़रत ईसा, he is without his father according to us. He is born without a father. So the burden of orphanhood exists on him as well. And from her perspective, of course, she is an agnostic and then a Jew. She doesn't believe that it's a miraculous birth. But she still puts him there. Why? She says that Joseph is the assumed father. Assumed father का मतलब हुआ कि he was a father figure, मतलब he would take care of Jesus जब वो थे छोटे. Not that he was father in the biological sense of the term according to the Bible. आप मान लीजिए he was one who adopted Jesus. तो जोसेफ द कारपेंटर कहते हैं इनको. तो even if he was there, okay, got it, agreed कि he was there, but even he disappears from the gospel narrative, so we don't know what happened to him according to what she's saying. So against all expectations, it seems early loss can be a stimulus to achievement. तो काफ़ी सारे हमारे बच्चे और बड़े भी, they blame early life के hurdles, but what do hurdles do to a kite? A kite flies when it faces opposite side की हवाएं. आप लोगों ने अगर मैकेनिज्म पढ़ा होगा ना, एयरप्लेन उड़ता कैसे है, why does an airplane fly? So the lift that is created by opposite side से आने वाली हवा. तो ये जो अपोजिट साइड से हवा आती है, ये आपको उठाने के लिए आती है. तो जब ये अर्ली आती हैं तो आप अर्ली उठना शुरू करते हैं. और ज़िंदगी के मामलात में
ये छोटा सा हेड स्टार्ट ओवर अ लॉन्ग टाइम टर्न्स आउट टू बी अ वेरी ह्यूज हेड स्टार्ट। अदरवाइज इनिशियली बहुत कम डिफरेंस होता है। तो इसको आप एक्सपोनेंशियल सीरीज की तरह देख सकते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज की तरह देख सकते हैं। So you start say for at 2 and someone else starts at 2.1 and you don't see much of a difference, and then you square it, you don't see much of a difference, then you square that, then ऐसे करते करते कुछ steps के बाद you would see a huge difference. That's what this initial छोटा सा difference creates. As one researcher puts it, फिर ये उनको कोट करते हैं कि ये जो ये वल्नरेबिलिटी है इनिशियल लाइफ की, इसका पैराडॉक्सिकल इफेक्ट है, पैराडॉक्सिकल स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट। दैट मीन्स कमजोरी इंसान को स्ट्रांग बनाती है। वाओ। द कोट इज द क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी एंड कॉन्शियंस, a hallmark of creativity, enters with the sense of injustice that the orphan child feels and continues to feel into adulthood, and eventually develops into a thirst for identity, a need to imprint oneself on the world. ये होता है इससे। अब एक और चीज जिसको पिटफॉल को अवॉइड करना है वो यही है, दैट इज डिटर्मिनिज्म, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, दैट वी आर डिटरमिन्ड। बचपन में ऐसा हो गया हमारे साथ, अब हमारे साथ सब कुछ ये होगा। अब नोटिस करें इन्होंने भी जो डिटर्मिनिज्म थी पहले क्रिटिसाइज की थी कि द प्रॉफिट वाज डेस्टिन्ड टू बिकम अ प्रॉफिट, बट नाउ शी इज काइंड ऑफ सेइंग कि हाउ ही वाज डेस्टिन्ड टू बिकम व्हाट ही वाज to become later through his childhood. So determinism has not been done away with. Now this is what I want you to realize here. They have not done away with determinism. They have just removed it from metaphysical reasons to physical reasons. Now that's hailed as a discovery. मॉडर्न एकेडमिया का यही तरीका है कि मेटाफिजिकल से फिजिकल पे लाओ, ओके तब आप ठीक हैं। मेरा कल्चर, रिलीजन एंड मॉडर्न मुस्लिम मैनूस ऐसे को पढ़िएगा, उसमें इसको डिस्कस किया है। अगर ये थर्स्ट, लेस्ली हेजल्टन कहते हैं, इफ वी कुड आर्ग्यू कि दिस वुड एग्जिस्ट इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट वुड वेरी क्विकली बी डबल्ड। ये जो आइडेंटिटी के लिए कि मैं कौन हूँ, फादर नहीं है तो आइडेंटिटी नहीं है, तो ये अगर थर्स्ट, ये तलब उनके अंदर हो कि वो अपनी एक पहचान बना सके, एक शनाख्त जिसको शायद उर्दू में कहते हैं, एक पीपल नो मी एज समथिंग। So if this thirst was there in him, it would only be doubled. We can only speculate as to why Amina had left her child for so long with the Bedouin foster family. हमको नहीं पता कि क्यों। यूजुअली 1 साल रखते थे, 1.5 साल रखते थे, यहाँ 5 साल तक है। हमको कभी नहीं पता चलेगी क्यों नहीं पता चलेगी, क्योंकि हजरत आमिना would not live long enough to tell us. She is not going to stay with her child for long. So the burden that was there on the Prophet, whose son am I? I can't see my Abdullah anywhere. मैं भी अपने अब्बू के पास जाऊँ, that is not there. So he could only have heard the stories about his Abdullah from his mother, but not anymore. She is not there. Now he is doubly orphaned. He might have said, I'm going to tell my Ammi today, but now he cannot say that. सब कहते हैं कि पापा से कहेंगे, तो पापा है नहीं, अब अम्मी भी नहीं है। And this may have been why she took him on the 200-mile trek north to Medina just a few months after he had returned to her. एक औरत के लिए इस वक्त में ऐसी एक जर्नी को अंडरटेक करना नॉर्मल नहीं है, लेस्ली हेजल्टन कहती है कि ना ऐसे ही नहीं गई थी वो मदीना, कुछ ना कुछ वजह रही होगी। लीस्ट ऑफ ऑल विद अ चाइल्ड इन टो। मतलब पहले तो इस जमाने में सफर करना इज SUFFER, सफर करना, सफर ही नहीं करता है कोई। अब जो सफर करेगा वो भी औरत, इस जमाने में वो भी अकेले, नहीं, ये नॉर्मल नहीं है हजरत आमिना का मदीना जाना।
और उसमें भी एक बच्चा साथ। इसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं है, नथिंग इन इट इज नॉर्मल। वी हैव टू आस्क द क्वेश्चन व्हाई, क्यों किया होगा उन्होंने ये सफर हजरत आमिना ने? डिड शी नो समथिंग विच वी डू नॉट नो? डिड शी नो दैट शी वाज गोइंग टू डाई प्रोबेबली? Leslie Hazelton is trying to explain why did she leave the Prophet with Hazrat Halima for long, and second, why is she taking? तो ये सारे इवेंट को एज ए होल अब वो बता रही है। Probably she is going to argue that Hazrat Amina was not well, इसीलिए she did not marry again, इसीलिए she kept the Prophet with Hazrat Halima, इसीलिए when he came back she took him to Medina. Why? Because Medina में हजरत आमना के relatives रहते थे, someone to take care of him. Let's see what she says. Did she know she was going to die? Had she been frail ever since her son's birth? क्या उनकी सेहत खराब रहती थी? Was she weak? क्या यही रीजन है उन्होंने फिर से शादी नहीं की? If she was indeed already sick, अगर वो सही में बीमार थी, तो क्या इस जर्नी ने, जो it was a very tough journey, an arduous journey she calls it, क्या इसने और ज्यादा बीमार नहीं किया होता उनको? That would be fatal later. And if she indeed was already sick, was not that a more compelling reason for her to travel? Looking from Hazrat Amina's perspective, what was her child's future in Mecca? Not very bright. But in Medina, there was an alternative. What kind of alternative? Great grandmother, वो मदीना से थी, और उनके ग्रैंडफादर अब्दुल मुतल्लिब वो भी मदीना में ही पैदा हुए थे। तो शायद it was a journey of a desperate sick woman to secure a home for her child before she died. लेकिन ये जो विजिट था, it left a little impression on his distant Medinan relatives. नहीं हो पाया जो वो करने चली थी। और जब ये हमको कैसे पता, it did not leave much of an impression on their relatives in Medina, because 46 years later he would return to this city, and there seems to be no mention or any special mention of these relatives. बस एक थोड़ा सा पार्शल एंसेस्ट्री का जिक्र है कि हुजूर कैसे रिलेटेड है इस शहर के, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई मीनिंगफुल ब्लड कनेक्शन, नथिंग इट सीम्स टू हैव बीन लॉस्ट इन 46 years. दैट मीन्स कि कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया यहाँ पे उनकी रिक्वेस्ट को। हमारे पास डिटेल्स नहीं है कि हज़रत आमिना बीमार थी या नहीं थी। लेज़ली हेजल्टन ऐसा कहती है। हमें बस इतना पता है कि मदीना से वापस आ रही थी एट द कारवान हॉल्ट ऑफ अबवा, दो शहरों के बिल्कुल बीच की जगह है ये, हाफ वे बिटवीन द टू सिटीज। द बॉय born without a father would watch his mother die. So as if God sent him back to witness this. This is one thing you have to see now. So the boy born without a father would now see his mother die. न मक्का में न मदीना में, दोनों के बीच में एक जगह. So it's once again under the canopy of stars, with no one to hold your hand. So of such a person only God can become support, and that's what God says in Quran. Did we not find you an orphan? The small caravan जिसके साथ वो चल रहे थे, they were the ones who would take them back to his grandfather's house. 6 साल के थे और डबल ऑर्फन थे. लोग इनहेरिटेंस में क्या क्या इनहेरिट करते हैं दौलत, इनकी सोल इनहेरिटेंस थी इनसिक्योरिटी. Insecurity with respect to what?
who am I? What is my place in this world? What am I going to do with my life? What am I going to become? What happens after that, we'll look at in the next session, inshallah.